रीतिकाल पर जो है हमने पूरी बात आपसे कर ली कि किस तरीके से जो है हम जो है मध्यकाल और रीतिकाल में यहाँ आने पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। उन परिवर्तनों पर जो है हम पहले चर्चा किए थे कल, तो उन्हीं परिवर्तनों को हम जो है प्रवृत्तियों के रूप में जो है हम बात किए थे कल। तो आइए एक एक करके फिर एक बार जो है थोड़ी सी सरसरी निगाह हम डालते हैं कि आखिर जो है रीतिकाल में कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां थी, ठीक है ना। रीतिकाल में जब इसकी प्रवृत्तियों पे बात करेंगे, प्रवृत्तियों पर हम जब बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि प्रवृत्तियों पे कल हम राजनीति की बात आएगी। तो सबसे पहले कि राजनीतिक रूप से जो है हम क्या क्या परिवर्तन हम देखते हैं। कल हम पूरी बात आपसे चर्चा किए थे कि किस तरीके से जो है, यानी 3 चीज की हम बात किए थे कल, याद कीजिएगा आप लोग। 3 चीज की हम चर्चा किए थे। सबसे पहले हमने कहा था आपसे कि मुगलों का पीक था, यानी वह काल जो है मुगल, यानी क्या कंडीशन थी। देखिए समय बार बार आपको याद रखना है कि 1643 से 1843 इस समय को आप याद रखेंगे और बार बार हम करें। देखिए रीतिकाल को समझने के लिए या फिर किसी भी साहित्य को, पूरे साहित्य को समझने के लिए आपको उन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ेगा। फाइनली हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि वही व्यक्ति अच्छी हिंदी जान सकता है जो अच्छे तरीके से इतिहास पढ़ा हो, इतिहास जानता हो और इतिहास के प्रति समर्पित हो। तो बिना इतिहास के हमें याद है कि जब हम लोग इलाहाबाद पढ़ा करते थे उस समय एमए की कक्षाएं होती थी। सत्यप्रकाश सर थे, वो विद्वान थे, वो अक्सर कहते थे कि जितना, वो उनका स्टेटमेंट हूबहू हम कह रहे हैं आपसे, वो कहते थे कि जितना हम जो है साहित्य पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं उससे कई गुना अधिक जो हम इतिहास भी पढ़ते रहते हैं। तो बिना इतिहास के हम साहित्य को जान ही नहीं सकते हैं, न परख सकते हैं। तो आइए हम मूल बात पर आते हैं। मामला जो है कल हम रोक दिए थे या फिर आप समझ भी गए होंगे। मामला तीन मामले यहाँ आते हैं राजनीति में, प्रवृत्तिगत, ठीक है ना। राजनीति की बात होगी, समाज की बात होगी, अर्थ की बात होगी, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो कल हमने आपसे कहा था कि रीतिकाल की जब हम बात करते हैं तो रीतिकाल में सबसे पहली बात की शाहजहां पीक था, बताया था कल। नहीं, मुगल काल का सबसे जो है उत्कृष्ट काल एक तो ये था। दूसरा दौर था कि मुगल काल धीरे धीरे डिटीरियरी नीचे आने लगा, ठीक है, नीचे आने लगता है। तीसरा दौर जो है अंग्रेजों का उदय होता है। तीनों इस दौरान यानी 1644 से लेकर 1843 तक इन तीनों बातों की जो है चर्चा हमने आपसे की थी। किस तरीके से मुगल काल में शाहजहां आते हैं, कल हम ये सब चर्चा कर दिए थे। शाहजहां आते हैं, उसके बाद ताजमहल बनवाते हैं, लाल किला बनवाते हैं, तमाम तरह के। यह काल मुगल काल का स्वर्ण काल ही माना जाता है इतिहास में। इसके बाद धीरे धीरे स्थिति जो है नीचे जाने लगती है। ये पीक था, ये ठीक है ना, ये मुगल काल का पीक था। तो इसके बाद अब कल हम बताए थे ना किस तरीके से 1658 फिर 1707, यानी कुल मिलाकर आप जान लीजिए कि मुगल काल में जो समय जो है हम 1707 से लेकर 1800, ये देखिए इसको समझना जरूरी है। देखिए परीक्षा में या फिर हम आप कल भी बता रहे थे कोई भी परीक्षा दीजिए तो उसके पीछे छिपे रहस्य को जरूर जानना। तो यही रहस्य देखिए। अब देखिए इसमें मामला है कि 1707 से लेकर और 1858 तक ये कल हम इसकी चर्चा हमने किया भी आपसे कि कैसे जो है, यानी 1658 के बाद औरंगजेब तक किस तरीके से शाहजहां के बाद जो है एक तरफ औरंगजेब, दूसरी तरफ दारा शिकोह, ये उनको मारते हैं। मारने के बाद गद्दी, उस समय हमने कहा था आपसे कल की जो है कैसे जो धीरे धीरे जो छोटे छोटे राज्य बनते हैं,
ठीक है ना। इन छोटे छोटे राज्यों के अलग अलग जो है यानी सेम कंडीशन आती है। देखिए कमोबेश अगर हम कहें उसको तो कमोबेश सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन कौन सी है? जो सामंत, देखिए एक बार देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा, उसको पढ़िएगा। कल हम बता भी रहे थे कि जहां जहां छोटे छोटे राज्य दिखेंगे वहां वहां ऐसी समस्या नहीं, केंद्रीय सत्ता जो है धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी, सीधी सी बात है। अगली बात यह है इसमें कि अब कल हम इसकी चर्चा किए भी थे हम आपसे कि जो है कैसे किए थे कि सत्ता जो केंद्रीय सत्ता ढीली हो गई तो धीरे धीरे जो बाहरी, अब जो शुरू से रहा है, हम कह रहे हैं कि पूरा इतिहास आप देख लीजिए, पूरे इतिहास को आप देख लीजिए, शुरू से आप जब इतिहास देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब जो है केंद्रीय सत्ता की पकड़ जो है ढीली पड़ती है तब तब बाहरी आक्रमण होते हैं। पहली बात ये। तो इस काल में हाँ उसमें नादिर शाह 1738 बताए थे। फिर अब मोहम्मद शाह अब्दाली की बात हमने की थी आपसे, यानी कहने अब देखिए यह तो मामला रीति काल में, ठीक है ना। आपको इसके पहले भक्ति काल की बात हो ही चुकी है पूरी, कि भक्ति काल में कैसे जो है एक इंडो इस्लामिक कल्चर विकसित होता है। भक्ति काल में किस तरीके से जब जो है गजनवी गौरी यानी 712 से ही जब हम आते हैं, एक मामला वहां आता है, दूसरा जो है आपको रीति काल में मिलता है। तो आप यह जो है इसकी बात हम जो है कल कर भी चुके हैं कि इसकी नियतार्थ जो है यानी अंतिम जो है हम देखते हैं कब 1857 में। 1857 का जो विद्रोह होता है, यानी कहने का अर्थ ये कि जो इनका राजनीतिक स्वरूप था पूरी तरह से बिखरा हुआ था, पूरी तरह से बिखरा हुआ था। और आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे, कल हम बता भी रहे थे कि अगर पांचों उंगलियां अगर अलग अलग रहेंगी तो पूरी तरह से इनका जो कोई महत्व नहीं है, वो एक साथ मिलेगी। यही काम गांधी जी करते हैं। गांधी जब आते हैं प्लेटफॉर्म पर तो गांधी यही काम करते हैं। और उसके लिए आप सोच लीजिए, यानी आप जब हम आधुनिक काल को पढ़ेंगे तो आप सोच लीजिएगा कि 1858 से लेकर, ठीक है ना, 1858 से लेकर लगभग 1915 तक, ये इतना समय लगता है केंद्रीय सत्ता को जो है पूरी तरह से मजबूत होने में। गांधी जी देखिए मजबूत तो हो गई थी, लेकिन जो है गांधी जी को मजबूत होने में, गांधी जी को केंद्रीय पकड़ बनाने में कमोबेश इतना समय, यानी 1915 में आते हैं, जिसे वहां से जब आते हैं तो ये इतना समय, अब सोच लीजिए 1858 और 260 यानी 42 साल इधर और 15, 42 और 15 जो है कितना हो गया, 52 57 साल। तो 57 साल कम नहीं होता है, लगभग आधी सदी। हाँ तो वो वही देखिए। अब इसकी तीन चीज बताए थे। देखिए रीति काल में हमने आपसे कल 3 बातों की चर्चा की थी राजनीति में। एक चीज तो हो गया शाहजहां, पीक हो गया, ठीक है ना, कल हम बताए थे आपसे। एक तो पीक हो गया मुगल काल का, स्वर्ण काल, पहली बात। दूसरी बात हमने आपसे यह चर्चा की थी कि इस समय जो है जो छोटे छोटे जो है मनसबदार टाइप के जो थे, यानी औरंगजेब से लेकर सब, ठीक है, उसके बाद औरंगजेब के बाद से लेकर और सीधे 1858 तक, इस दौरान अंग्रेजों का उदय का पूरी तरह से स्थापित भी होते हैं। इस दौरान बक्सर का युद्ध भी होता है और कहते हैं बक्सर के युद्ध के बाद जो अंग्रेजी राज्य जो है पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो है पूरी तरह से। तो 1764 में, 61 है, नहीं सर 64 है, सॉरी, हाँ ठीक है ना। और ये 1857 की सुनिए बिल्कुल। तो ये हो गया आपका जो है, ये दूसरा भाग हो गया। यानी दूसरे भाग में नहीं, मुगल काल जो है नीचे जा रहा है 1712 से भी। देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे, हाँ बिल्कुल, हाँ छोटे छोटे राजा आते हैं। आप देखेंगे फर्रुखसियर है, छोटे छोटे, यानी जो, अब देखिए इन राजाओं की कल समस्याओं पर हम विधिवत बात कर चुके हैं। इससे हमें लग रहा है कि इस पे जो है अधिक जो है यानी साहित्य के नजरिए से इससे ज्यादा बात करना
ठीक नहीं है, या फिर कभी और बात करेंगे। अब देखिए, तीसरी कंडीशन ये होती है कि आधुनिकता भी जो है अब धीरे धीरे अपना सिर उठा रही है। सिर मैंने कहने का अर्थ नहीं, आधुनिकता के बीज मान के चलिए। अंग्रेजों का उदय होता है, इस उदय तो हो चुका है 1600। अंग्रेज धीरे धीरे जो है ना अपनी सत्ता जो है पूरी तरह से जमा रहे हैं। ये तो तीन परिस्थितियां राजनैतिक नैतिक दृष्टि जो है ये आपको जो है देखने को मिलेगी। तो अब इसमें देखिए, इसमें जब जब पढ़ेंगे ना, उसमें क्या कहते हैं, जब लॉर्ड कर्जन का को पढ़ेंगे आप, जिस लॉर्ड कर्जन के व्यक्तिगत सिद्धांत इसी समय आता है। अवध को जो विलय वाली बात है ना, जो विलय करता है, तो उस समय जब विलय होती है ना तो वो छोटे छोटे राज्यों को लेता है, अपने लेता है उसमें। तो उसमें कई विलासी प्रवृत्तियां देखिएगा आप वहां पर जो है, हम कल बता भी रहे थे आपसे। हाँ, तो ये जो 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 भोग विलास की जो प्रवृत्तियां थी, ठीक है ना, ये धीरे धीरे जो है अपने अंतिम चरण में जो है धीरे धीरे क्या कहते हैं उसको, यानी इसका जो है धीरे धीरे अंत होता है। कल हम बता रहे थे कि श्रृंगार, अब ये आगे की बात है, आगे की बात, यानी जब आधुनिक काल यानी रीति काल अब अंतिम चरण में है, वहां आधुनिकता जो है धीरे धीरे दिखे। देखिए ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको, आपके पास जब जो है मान लीजिए कि ऐसे प्रश्न आ जाए, आते ही है, देखिए जो 25%, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, एकदम आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि देखिए, मान लीजिए कि अब तो हम 75 मान लेते हैं, अगर माना जाए तो, जिस हिसाब से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से अगर मान लीजिए 75 क्वेश्चन जो है आप हल कर ले रही है जी, अपने हिसाब से बढ़िया तैयारी हो रही है हर तरह से, यानी आपने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया, आपने उन नाटकों को एक नजर से देख लिया, आप कविताओं को, यानी मान लीजिए, लेकिन आप यह मान के चलिए कि जो 10% है, ठीक है ना, या फिर जो बचा 25% है, ये देखिए दोनों अलग अलग मामला है, नेट और उसमें उसके लिए अलग है। यह 10% जो है, जब मान लीजिए पेपर अगर कठिन आ गया, पहली बात एक मान लीजिए पेपर कठिन आ गया, तो कठिन आ गया तो यह 10% जो है, कठिन आने के बाद देखिए, कठिन का मतलब ये नहीं है कि अब ये भी जब कठिन आ जाए, अगर पूरा कठिन आ जाए, पूरा 100 कठिन आ जाए, तब तो जो है ये पूरे धड़ाम हो जाता नीचे, फिर इसका कोई मतलब नहीं। जैसे नेट का पेपर था, पिछली बार जो टीजीटी का पेपर था, तो ये जो है ये रणनीति होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए इस पे हमारा कमांड है, ठीक है ना, इस पे अगर हमारा कमांड है, तो अगर मान लीजिए 10% अगर हल करते हैं, 10% अगर मान लीजिए कि कठिन क्वेश्चन हल करते हैं, तो आपकी संभावना बन सकती है। एक बात तो जान लीजिए, हम तो ये कह रहे हैं कि इस बार कम से कम जो मान के चलिए कि अपने आप को 90% के रेंज में रखना है सिलेक्शन के लिए। नेट की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, हाँ, सिलेक्शन के लिए 90, देखिए 90% के रेंज में आपको रखना है किसी भी तरह। इस रेंज में अपने आप को रखेंगे। यदि मान लीजिए कि पेपर जो है टफ आ गया, मान लीजिए बाय द वे पेपर टफ आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह 90 जो है आपका 60 भी हो सकता है, यह 90 मान लीजिए 70 भी हो सकता है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि जैसे अगर आपको जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी किस तरीके से जो है भक्ति काल अपने अंतिम चरण में किस तरीके से भक्ति काल की अवस्था रहती है और कौन परिवर्तन, ये बात जान लीजिए, प्रश्न जो है वहीं से फंसता है। अब देखिएगा पूरे पाठ्यक्रम को उठाकर देख लीजिएगा कि प्रश्न जो है वहीं से जो है मामला फंसता है, एक तो और आता भी वहीं से है ज्यादा, और विवाद भी जैसे जैसे हम एंट्री करते मान लीजिए वहां से भक्ति से रीति में आ गए, तो बीच वाला जो है ना, वो नहीं कहते हैं कि जो है शुक्ल जी इनको मानते पहले का भी, तो ये इनको मानते हैं। ये ऐसे जब आधुनिक काल में जाएंगे वहां पे, तो कहने का अर्थ ये है
कि जो ये अभी बता रहे थे ना कि ये जो रिमेनिंग जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, ये इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यह तैयारी आपको जो है फाइट में लाएगी। ये 75% की तैयारी जो है, चलिए आप जो है फाइट में 75% आप जो सोच लीजिए कितना क्वेश्चन होगा पीजीटी में, कितना प्रश्न होगा? 75%, 175 होगा ना, जोड़ लीजिए कुल कितने प्रश्न है? 125 है ना, तो 125 है गुणे मान लीजिए 75/100 कर दीजिए, सीधी सी बात है कि नहीं? 3 हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया? ये है ना 4 चौके 16, एक हो गया 8, 4 चौके 16, लगभग जो है कितना हुआ? 3, ये 3 है ना, 25 चौके 16, 4 है, जोड़िए ना, मोबाइल तो है ही। लगभग 75 प्रश्न मान के चलिए, 75 से 80 के बीच में, हाँ 80-85 के बीच में। लेकिन आपको कम से कम मान लीजिए 125 में जो ये 25 प्रश्न है, ये मान के चलिए ये 25 प्रश्न जो है हल करने, ये बात जान लीजिए। जो ये 25 प्रश्न है, तो इन 25 प्रश्नों के लिए आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई जो है दो मत नहीं, ठीक है ना? तो हमको लग रहा है कि राजनीति पे आप लोग जो है समझ रहे होंगे, ठीक है ना? अब देखिए थोड़ी बात हम इसकी जो है ना रीत काल के समाज पे करते हैं। 84 हुई, 85 मान के चलिए। देखिए अब इस समय चूंकि प्रवृत्तियों पे हम बात कर रहे हैं, तो देखिए सामाजिक परिस्थिति क्या थी, सामाजिक परिस्थिति, ठीक है ना? सामाजिक परिस्थिति, तो समाज की बात करेंगे तो एक चीज तो क्लियर है, कि जिस तरह की राजनीति थी, जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके आधार पर सबसे पहली बात क्या आती है समाज में? सबसे पहले सामंत आते हैं, फ्यूडल, पहली बात अब देखिए सामंत कहने से अगर यहाँ आप जो है छोटे छोटे जो है, जिसे बता रहे थे हम कि औरंगजेब के बाद जो है जो छोटे छोटे सामंत, तो सामंतवादी जो प्रवृत्ति थी, सामंतवादी प्रवृत्तियां जो है हावी होती है, पहली बात। अब सामंत, अब हम कल बता रहे थे कि किस तरीके बता रहे थे कैसे जो है कवि की मजबूरी होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो बात हमने रखी थी आपके सामने कि किस तरीके से उन्होंने आर्थिक आधार पर, नहीं आर्थिक आधार पर उन्होंने कैसे जो है किसान जो है किस तरीके से जो है एक तरफ किसान को रखे थे और दूसरी तरफ नवाब, बीच में कवि और जो कलावंत थे, किस तरीके से उन्हें खुश करते हैं। तो इसकी चर्चा हम जो किए थे, आप याद कीजिएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला कथन, तो वह पूरी तरह से जो है यहाँ प्रभावी है। पहली बात ये। दूसरी बात यह जान लीजिए कि जब सामंतवादी प्रवृत्ति रहेगी तो सीधी सी बात है, पहली विशेषता यहाँ मिलेगी कि विलास, चूंकि सामंत जो थे बहुत विलासी थे, विलासिता, ठीक है ना? तो विलासवादी पर ये, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो विलासपूर्ण सामग्री, हर चीज चाहिए इनको। कल बता रहे थे आपसे ना कि कैसे जो है जो आर्थिक स्थिति थी, किस तरीके से लोग जो है उस तरफ अग्रसर हुए, पहली बात तो ये। दूसरी बात यानी भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ना। एक तरह से कहने का अर्थ ये कि हमारा समाज जो है, समाज पूरी तरह से जो है पूरी तरह से एक ऐसी गिरफ्त में आ गया जहां पर विकास यानी विकास के नाम पर जो है बहुत कम चीजें दिखने को मिली। क्योंकि देखिए कहते हैं कि जो है आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, ऐसे माना जाता है।
तो उस समय की आवश्यकताएं अलग तरह की थी। जैसे मान लीजिए जब श्रृंगार है, सुरा सुंदरी, अब इसी में पूरी तरह से जो है ये पूरा रीतिकाल, पूरे रीतिकाल का समाज जो है इस सामंत आदि प्रवृत्ति के कारण पूरी तरह से जो है इसी में अब इससे इस प्रवृत्ति का असर जो है, प्रवृत्ति का असर पूरी तरह से मध्य मान पूरे समाज पर, चाहे उच्च वर्ग हो, मध्य वर्ग हो, चाहे यानी हर तरफ दिखाई पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि अब देखिए इसमें जो है होता ये है कि जो है जो हम आज देखते हैं, कमोबेश देखते हैं कि जो है किस तरीके से जो बलात्श्रम की बात, बाल श्रम है, इसके बाद जो है नारी का शोषण है, यानी कहने का अर्थ है नहीं कि अब धीरे धीरे बहुत हमारा समाज जो है इसके कारण धीरे धीरे जो है बहुत नीचे जाने लगा। ये दूसरी बात, जैसे हम बात करेंगे, नीचे जाने लगा। और इसके बाद जो है ना क्योंकि जो है इनको सुखी रखना जरूरी है सामंत को, तो सामंतों को सुख रखने की जो भी सामग्री थी ये लोग ये भरसक कोशिश करने लगे। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है, इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब इसमें जो है दूसरी बात ये है कि नैतिकता, ठीक है ना। अब इस कारण अब इसमें कई तरह की चीजें हैं जो साइलेंट है, इसको बताने की जरूरत नहीं। पूरी तरह से ये जो है, चाहे वो भोगवादी प्रवृत्ति हो, यानी जितने अनैतिक चीजें हैं सब यहाँ जो है आ रही है। यानी दूसरी तरफ जो है जो नैतिकता, पूरी तरह से नैतिकता का पतन होता है पूरी तरह से। नीतिगत जो मोरल चीज है ना पूरा नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रीतिकाल में। अब इसमें अब जैसे जो है कुल मिलाकर जान लीजिए कि जिन नैतिक अंकुशों के आधार पर हमारा समाज है, भक्ति काल मान लीजिए, भक्ति काल जो है, भक्ति काल में एक आदर्श पूरी तरह से स्थापित होता है, वे आदर्श धीरे धीरे धाराशायी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रभाव जो है हमारे सांस्कृतिक परिवेश पे कैसे पड़ता है, थोड़ा प्रवृत्तियां पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है कुछ कवियों पे बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसके बाद जो है कल्चर पे बात कर लेते हैं। बार बार कह रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि पढ़ने के बाद, जाने के बाद कम से कम जो है, ये तो हम मान लीजिए बोल ही रहे हैं, आप जो है शुक्ल जी को जरूर पढ़िए। अगर जैसे टाइम निकाल के, बार कह रहे हैं कि इसको पूरा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है, छोड़ना नहीं है। आप जो है ना अब जिसे अभी आज जाइए तो शुक्ल जी को जरूर पढ़िए। अब देखिए एक चीज और, धार्मिक रूप से देखिए, पहले सांस्कृतिक में जो है सबसे पहले हम जो है धर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि यह मान लीजिए कि भक्ति काल पूरी तरह से धर्म के नाम पे पूरा श्रेष्ठ था। राम है, कृष्ण है, ग्रियर्सन जो है उसको स्वर्ण काल कहते भी है। और वहां पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा समन्वय देखने को मिलता है ये भक्ति काल में। चाहे वो मुस्लिम राजा, जिससे अकबर क्या है, उस दिन बता रहे थे कि अकबर क्या है, आप दीन इलाही की बात है कि नहीं, दीन इलाही की बात अकबर करें, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय होता है, चाहे वो जायसी क्या देख लीजिए। इवन जो है कई जो है जो हिंदू हैं कवि, वो क्या कहते हैं सूफी में भी है, सूफी वाले हिंदू में, ये समन्वय। दूसरी बात ये जान लीजिए कि अब जो है मामला ये था कि यहाँ आने के बाद जो है, यहाँ आने के बाद जो ये समन्वय था, ठीक है ना, समन्वय जो धीरे धीरे जो है अब धीरे धीरे टूटने लगता है। टूटने का अर्थ ये है कि जैसे ये क्या कहते हैं, जो समन्वय की बात होती है, क्या हो गया सर, ये देखने लगी तो मुझे हंसी आने लगी, खुद पर हंसी है।
अब सुन लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है। दरअसल मामला ये कि यहाँ आने के बाद जब सामाजिक और राजनीतिक रूप से जब नीचे जाने लगता है मामला, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका प्रभाव जो है कला पर पड़ेगा। जब हम कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की, तो संस्कृति में धर्म है, कला है, स्थापत्य है। तो इसमें एक बात जान लीजिए कि इस समय जो है ना, इसकी भाषा जो है क्या मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी थी। फारसी थी राज की भाषा। लेकिन आप याद रखिएगा कि मुगलों की फारसी थी, लेकिन वहां पर ब्रज भाषा पूरी तरह से यानी दबंगई के साथ वहां विराजमान थी। पूरा 200 साल तक ब्रज भाषा के बारे में चर्चित भी है कि बरहद उत्सूर सेन को ग्राम ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल धाम। पूरा पूरा मंडल ब्रज भाषा जब हम लोग पढ़ेंगे, मानी भाषा विज्ञान पर जब हम बात करेंगे तो हाँ ब्रज वो है, ठीक है ना। तो पूरा जान लीजिए कि हर तरह से हर जगह जो है मानी डेवलप विकास ही विकास दिखता है आपको हर जगह। तो उस समय आपको याद रखना है कि जैसे केवल यही नहीं, बाद में धीरे धीरे जो है यह नीचे जाने लगता है और पूरी तरह से रीति काल में आकर भी ब्रज भाषा में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं होती है। रीति काल में घनानंद भी है, ठीक है ना। रीति काल में जो है अपने बहुत यानी ब्रज भाषा, शुक्ल जी खुद कहते हैं कि रीति काल में ब्रज भाषा की बहुत अच्छी अच्छी क्या कहते हैं किताबें हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात जो है आपसे हम पूछ रहे हैं, जो हम चर्चा कर, ये लगभग हो गया, ठीक है ना। ये प्रवृत्तियों में इससे अलग जो है अब रीति काल में कुछ नाम हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग भी हम बताइएगा। पहले जो है यानी ऐसे कवियों का नाम जो है बताना है, इसमें से अलग छांटिएगा, ठीक है ना, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ रचे हैं। चिंतामणि है। हाँ चिंतामणि हो गए, और चिंतामणि हो गए, देव है। हाँ चिंतामणि हो गए, देव हो गए, मतीराम, मतीराम है, सेनापति है, सेनापति, केशव, केशव, केशव तो आचार्य थे, केशव, और कुलपत मिश्र है कि नहीं, कुलपत मिश्र है, मंडन है, सूरत मिश्र है, सोमनाथ, भिखारी दास है। भिखारी दास की किताब बताइए, काव्य निर्णय, ठीक है ना। भिखारी दास हो गए, दूल्हा हो गए। ये जो है इसमें हम आगे जो है अब इसमें जो है पहले एक सरसरी निगाह से हम जो है इनकी कुछ किताबों पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए रीति काल में सबसे अधिक जरूरी यही है कि रीति काल में कौन कौन सी किताबें जो है, हाँ कवि कुल कल्पतरु, ठीक है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा रीति काल से। रीति काल से एक और क्वेश्चन जो है ये इसको याद रखिएगा, ये इसको तो बताए भी थे डॉक्टर नगेंद्र ने। हाँ 3 भागों में जो बांटा है उसको क्या क्या बताया है, ये तो है ही, लेकिन 3 वर्ग जो उन्होंने किया है ना, उसमें आप याद रखिएगा कि रीतिकालीन मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और नाटक, 3 भागों में। यानी रीतिकाल की जो पूरी रचनाएं हैं, ठीक है ना, रीतिकाल की जो पूरी रचनाएं हैं, तो पहले में मुक्तक, रीतिकाल में बहुत प्रबंध काव्य भी रचे गए, दूसरी जो है प्रबंध, और तीसरे में नाटक। 3 जो है अगर रीतिकाल, पूरे रीतिकाल को देखा जाए। और एक भी बात और बता दें कि रीतिकाल में आपको याद करना है, किताबों के नाम को याद करना है, और जो महत्वपूर्ण किताबें उनको तो याद करना ही करना है। तो रीतिकाल में पहले एक सरसरी निगाह डाले थे, फिर एक एक करके जो है देखेंगे। देखिए अब जो है रीतिकाल में 3 लोग भाई थे। देव, हाँ बताइए। देवेश्वर और विकल्प चिंतामणि है सर, हाँ देव है, हाँ और एक है सर, मैंने और एक भिखारी दास है। नहीं हम बता रहे हैं, सुनिए।
देखिए 3 भाई शुक्ल जी मानते हैं, चिंतामणि, भूषण और मतिराम। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए एक बात हम बता रहे हैं, इसमें भले अलग अलग से पढ़ेंगे, चिंतामणि, भूषण और मतिराम। शुक्ल जी मानते हैं कि तीनों लोग जो भाई थे। चिंतामणि का जो समय दिया गया है 1600 से 1685। ये अब देखिए चिंतामणि, एक बात और हम बता रहे हैं, देखिए चिंतामणि, ठीक है ना? ये अब देखिए चिंतामणि पे पहले जो है इनकी किताबों पे चर्चा करके यही जो है हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व करेंगे। देखिएगा, चिंतामणि की बहुत प्रसिद्ध किताब है और हम गलत करते हैं, फाइनली गलत करते हैं। और यानी कहते हैं ना कि जो है उसको याद, जैसे जो कवि कुल कल्पतरु, इस पे तो एकदम क्लियर हो जाइए, हम अभी क्लियर कर देते हैं। हाँ, कवि कुल कल्पतरु, ये जो है कवि कुल कल्पतरु जो है ये चिंतामणि की है। अब ये बात हम चर्चा करेंगे, पहले एक बार जो है सरसरी निगाह से देख लेते हैं। देखिए चिंतामणि किताब है कवि कुल कल्पतरु। अब इसमें आप याद रखिएगा कि एक नाम आता है जो हम लोग पढ़े हैं श्रीपति का, अपने याद रखिएगा सर का नाम, ठीक है ना? श्रीपति का, इनकी किताब है कल्पद्रुम, ये ठीक है ना? कल्पद्रुम एक इनका है, और एक जो है द्विजदेव, इनका भी कल्पद्रुम है। ये इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। बस चिंतामणि वाली किताब याद रखने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि ये पूरा लंबा है, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का है, ठीक है ना? अविरल परंपरा, शुक्ल जी कहते हैं ना कि जो कृत काल की अविरल परंपरा चिंतामणि, ये भी प्रश्न है। हाँ, अविरल परंपरा जो है रीतिकाल की चिंतामणि से शुरू होती है, ठीक है ना? तो यह प्रश्न जो है आपको याद रखना है। अगली किताब इनकी जो है, एक एक करके फिर बाद में, अगली किताब है इनका है काव्य विवेक, ये भी फेमस किताब, ये भी आता है, बार बार कह रहे हैं। देखिए आपको 2 दिन से, नहीं कल आज यानी 2-3 दिन हो गया, रीतिकाल पर हमको लग रहा है कि इससे ज्यादा बातें जो है, चूंकि हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इससे अधिक बातें जो है आपको इसमें से रटना है। फाइनल जान लीजिए, रीतिकाल पढ़ते समय कम से कम जो है 30%, यहाँ पर रीतिकाल में आप 70 और 30 का एवरेज मान के चलिए, ये 70% जो है यहाँ रटने वाला मामला है, और 30% जो है समझने वाला। समझने वाली बात आपको जो है, देखिए इसमें जो है पहली बात की हमने रीतिकाल पे पूरी बात कर ली कि रीतिकाल कैसे, उनकी प्रवृत्तियां क्या है, किस कंडीशन में, और इस 30% में आपको यह भी समझना है कि क्या कहते हैं उसको, जब हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसी चिंतामणि को पढ़ेंगे या केशव को तो हम लोग पढ़ ही चुके इसके पहले, इसके बाद ये भूषण को पढ़ेंगे या फिर मतिराम को पढ़ेंगे, तो इनकी जो किताबें हैं उन किताबों की विषय वस्तु पर भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। मूलतः जो है यह मान के चलिए कि 70% जो है ये, तो एक काव्य विवेक जो है किताब, इसकी भी, इसको भी याद रखिएगा। और इसके बाद जो है, ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद श्रृंगार मंजरी है, इन्हीं की किताब, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी हो गया। और काव्य प्रकाश, ये देखिए अगर मान लीजिए आ जाए तो हम लगेंगे खोजने, किसको किसको खोजेंगे काव्य प्रकाश से, किसी किताब है संस्कृत में,
काव्य प्रकाश बताइए। भामत और अलंकार वाले थे ना। काव्य शास्त्र भी है ना, काव्य सम्मट की है काव्य प्रकाश। तो चिंतामणि जो है किताब, ठीक है ना। तो अगर प्रश्न आ जाए कि एक ही नाम से जो है यानी काव्य शास्त्र पे किसने उसी नाम से किताब लिखी, तो चिंतामणि, ये याद रखिएगा। इसके बाद दो किताब और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है चिंतामणि की। पहली जो है रस विलास, ठीक है ना, रस विलास और छंद विचार। देखिए इसमें यह किताब, देखिए इसमें चिंतामणि से एक बात और हम बता दे रहे हैं, क्लियर बता रहे हैं कि चिंतामणि से प्रश्न जो है, प्रश्न कौन से आते हैं। एक तो प्रश्न जो है शुक्ल जी ने रीतिकाल की अविरल परंपरा याद रखिएगा, ठीक है ना, चिंतामणि सम। इसके बाद इनकी किताब जो है कवि कुल कल्प तरु याद रखिएगा, काव्य प्रकाश आपको याद रखना है, रस विलास याद रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है आप पूरी तरह से हम बार बार कर रहे हैं कि पूरे रीति काल में याद रखिएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको रीति काल में आपको रटना है किताब, फाइनल जान लीजिए। अब देखिए 1600 से 1885, तो इसमें क्रम भी जो है, चूंकि ये टीजीटी में तो मान लीजिए क्रम तो आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि जो है कसम थोड़े खाए हैं लोग, पेपर बनाने वाले कसम नहीं खाए हैं, और थोड़ा सावधान रहना है, ये मामला है। देखिए अब भूषण पे भले हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, लेकिन पहले इनकी किताबों की बात इसलिए कि देखिए भूषण बहुत फेमस थे, छत्रसाल, और 1623 से 1715 इनका जो लिमिट है, समय सीमा 1623 से 1715। देखिए भूषण को याद करने के लिए, ठीक है ना, एक तो ये मान लीजिए कि वीर रस के कवि थे। अब जैसे शिवराज सिंह है तो शिवराज भूषण तो याद हो जाएगी किताब, ठीक है ना। इस किताब को जैसे भूषण की जो पहली शिवराज भूषण, अगर उसमें कोई समस्या नहीं, शिवराज भूषण, हाँ शिवराज भूषण तो याद हो जाएगी। अगली किताब जो है छत्रसाल दशक भी याद हो जाती है, उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है उनके उधर छत्रसाल दशक। अब देखिए इनकी किताब जो है जो याद करने वाली है आपको, वो शिवा बावनी है। ये भाई शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक जो है आपको याद हो जाएगी, आपको शिवा बावनी। इसके बाद जो है अलंकार प्रकाश, ये अलंकार प्रकाश हो गया, इसको याद रखिएगा, ये जरूरी किताब है। वैसे दोनों तो देखिए शिवराज भूषण, ठीक है, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। इसके बाद जो है छंदो हृदय प्रकाशी किताब है इनकी, इन पे चर्चा अलग से एक एक करके करेंगे, ठीक है ना, इसमें घबराना नहीं है। छंदो हृदय प्रकाश, ये किताबें कुल मिला के लगभग जो है 3-5 किताबें हुई। कौन कौन हुई, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, इसके बाद जो शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश। देखिए भूषण पे पूरी बात हम अलग से करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके बात करेंगे। अब देखिए अब महत्वपूर्ण कवि आते हैं मतीराम। अब एक का आप याद रखिएगा कि तीनों का क्रम कौन सा है जन्म के आधार पर, ठीक है ना, ये पूछेंगे आप लोग, याद रखिएगा। मतीराम का जो समय है 1604 से 1701 तक। चलिए 3 ही मान लेते हैं, कहीं 3 है कहीं 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, 3-4 कोई दिक्कत नहीं, हम 3 ही मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 4 देखिए, तिथि को लेकर जब क्रम दिया जाए ना, जैसे देखिए सबसे पहले मतीराम आएंगे, है मतीराम आएंगे ना, अरे सॉरी, पहले चिंतामणि आएंगे, इसके बाद हाँ उसके बाद मतीराम आएंगे, फिर भूषण, ठीक है ना। यानी इसको भी याद रखिएगा, ये आएगा प्रश्न, चिंतामणि तो आएंगे, चिंतामणि फिर मतीराम
फिर उसके बाद भूषण। और केशव को देना तो केशव को कहाँ रखेंगे? एक मान लीजिए केशव दे दे, केशव तो हम लोग पढ़े हैं ना, इनके साथ केशव कहाँ रखेंगे? केशव सर चिंतामणि के बाद रखेंगे, पहले ही रखेंगे पहले। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने की जरूरत क्या है भाई, ठीक है ना। चलिए, तो मतीराम पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्या उनकी किताबों पर बस। देखिए मतीराम की सबसे जरूरी किताब जो आता है, कौन सी किताब है? ललित ललाम। ये किताब कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। इस किताब को आप याद रखिएगा। पहली बात ललित, एक बार हम बता रहे हैं यहीं पर क्लास में ना इन किताबों को आप याद कर लीजिए। यह जिसे हम बात कर रहे हैं तो आप याद कर लीजिए, घर जाइए एक बार और पढ़ लीजिए, ऐसा याद कीजिए भूले ना। ललित कलाम एक सत्सई भी लिखे हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि सत्सई नहीं लिखा है, तो सत्सई याद रखना है। बिहारी सत्सई जैसे 4 दे देगा, ठीक है ना, उसमें से रहेगा प्रश्न की जो है किस कवि ने जो है सत्सई परंपरा में, तो मतीराम के साथ जो है सत्सई याद रखना है, ठीक है ना। ये सत्सई, मतीराम सत्सई। और जो आपने कहा था रसराज, रसराज तो खैर है ही, रसराज है, यानी इनकी 2 किताब, एक जो पहली ललित ललाम और रसराज, इसके बाद जो है अलंकार पंचाशिका है और वृत्त कौमुदी। ये बहुत नहीं आता है, फिर भी आपको जो है अलंकार पंचाशिका, ठीक है ना, और इसके बाद जो है वृत्त कौमुदी। ये कुल मिलाकर जो है, अब फिर से बता रहे हैं एक बार, मतीराम, ठीक है ना, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। मतीराम ने सत्सई परंपरा में भी ग्रंथ लिखा है। मतीराम की किताब जो है कम से कम 2 तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मतीराम की ललित राम और रसराज 2 की अक्सर ये इनकी पूछता है। देखिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं, अभी जो है हम लोग रीति काल को पढ़ना शुरू किए हैं, हो सकता है 2-3 दिन चाहे 1 हफ्ते की क्लास में खत्म भी हो जाए। आप याद रखिएगा कि रीति काल के प्रश्न हमको परेशान करते हैं, जान लीजिए। हमारी सिलेक्शन में रीति काल के प्रश्न हमको परेशान करते हैं, इसलिए यानी सबसे बड़े कंफ्यूजन ये, आप जो है ना, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, गारंटी नहीं है तो कल हम पूछ लेंगे कि उसमें जैसे मामला, जैसे अभी हमने कहा कि जो है रसराज किसकी किताब है। अभी जब हम आगे जाएंगे तो कई लोगों ने लिखा है रसराज, बस। तो एक एक सब, जैसे मान लिया कि चिंतामणि वाली किताब ना, वो तो कई बार गलत हो जाता है, कभी कुल कल्पतरु है कि ललित राम है कि रसराज है। अभी जैसे 4-5 लोगों को पढ़ेंगे ना तो अपने आप आदमी कंफ्यूज हो जाएगा फाइनली। खैर, तो मतीराम की किताब है। और हाँ, इसके बाद जो है अगर हम बात करें बिहारी की रीति सिद्ध में, है कि नहीं, तो बिहारी की कितनी किताबें हैं? एक ही है ना। हाँ, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। बिहारी की मात्र एक ही किताब है, और वो अभी जो है बिहारी सत्सई है। 2 कितने तो है? 713। हाँ 713। ये इनका समय तो खैर याद ही करना है, समय याद रखना है। 1595 से क्या है, 1595 से 1663 सही है, ये भी याद कर लेना है। ये रहते हैं बिहारी जो है, केशव बिहारी, ऐसे करके दोनों लोगों का देता है, क्योंकि केशव और बिहारी आसपास है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, बिहारी को बताइएगा, जब जाना होगा तो बता देना, ठीक है ना। हो गया, चलिए ठीक है। तो फिर इसके बाद हम कल बात करते हैं, ठीक है ना, कल इसके आगे हम बात करेंगे। अच्छा।